हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए 3 जनवरी को हुए सीटेट के सीडीपी के 30 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को विज़िट कीजिए। हमारे चैनल में सारी शिफ्टों के पेपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिए गए हैं, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया था हमारा, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया कैसी है? इसका राइट आंसर होगा बहुआयामी है, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आया था हमारा, विकास का डैश सिद्धांत बताता है कि कामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की तरफ होता है। विकास कैसा होता है? केंद्र से लेके मतलब अंदर से लेके बाहर तक विकास होता है, तो उसका क्या बोलते हैं? अधोगामी विकास बोलते हैं। सेंटर टू पेरिफेरी की तरफ होता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमो डिस्टल। और ये होता है एक सेफेलोकॉडल, जो होता है विकास सिर से पैर की तरफ, हेड टू टो होता है, वो होता है शीर्षगामी। चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आया था हमारा, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? किस अवस्था में लेते हैं कल्पनाशीलता वाले खेल में बच्चे भाग? इसका राइट आंसर होगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। चलते क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आया था हमारा, निम्न में से कौन से बच्चों की समाजीकरण की द्वितीय संस्थाएं कौन सी? मीडिया, धार्मिक संस्थाएं और विद्यालय। परिवार तो हमारा प्राइमरी में आता है। चलते क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। ऊपर वाले का जो आंसर थे ना, उसमें कॉमन नंबर मिला था सबको, और जो मैंने आंसर बताया वही सही है उसका। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आया था हमारा, रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई आती हैं। वह देखती है कि पेंसिल खा से बड़ी है। जो का पेंसिल है वो खा से बड़ी है, और पेंसिल खा गा से बड़ी है। जो पेंसिल खा है वो गा से बड़ी है, तो गा पेंसिल छोटी हुई। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि का गा से बड़ी है, जो का पेंसिल है वो किससे बड़ी है? गा से बड़ी है, तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है। कौन सी विकास की विशेषता को दर्शाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सकर्मक अनुमान। इसका इंग्लिश वर्ड देख लेते हैं, ट्रांजिटिव थॉट। क्वेश्चन नंबर 6 आया था हमारा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है? कौन से चरण में पूछा है? मूर्त संक्रियात्मक। इसमें क्या बच्चा करने योग्य हो पाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका प्रतिवर्तन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आया था हमारा, निम्न में से कौन सा चरण लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर होगा अपारंपरिक चरण। ये तो है ही, ये अपारंपरिक चरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 आया था हमारा, एक अध्यापक अपनी कक्षा के लिए लेव वाइकोस्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल। मानकीकृत परीक्षाएं का इस्तेमाल नहीं करना, सबके लिए एक जैसी नहीं। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है? किसे बताएं? इसका राइट आंसर होगा सहकर्मी सहयोगिता। बच्चे ग्रुप में अच्छे से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आया था हमारे, किसी प्रगतिशील कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा कक्षा में विद्यार्थी अपने विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आया था हमारा, किसी विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। किसने नकारा है? ये हॉवर्ड गार्डनर ने। उन्होंने कहा कि है ना, जो इंटेलिजेंस है ना वो सिंगल आइडेंटिटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 आया हमारा,
खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी कि मुझे खिलौना पसंद नहीं है, क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण? जेंडर रूढ़िवादिता का, जो सदियों से चला आ रहा है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। क्वेश्चन नंबर 13 आया था हमारा। 13 क्वेश्चन आया था, एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे? इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 महीने की अवधि के अंतराल जो आकलन कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? फॉर्मेटिव असेसमेंट, मतलब रचनात्मक आकलन। क्वेश्चन नंबर 14 आया था हमारा, एक बहुभाषीय कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा भाषाओं की विविधताओं के बारे में जानकारी लेनी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 आया था हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय पर केंद्रित होना चाहिए। ये ऑप्शन ये गलत होगा। समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। अधिगमकर्ताओं में समलोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। अन्वेषण निर्धारित और खोज पर आधारित होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इस क्वेश्चन का भी कॉमन नंबर मिला था सबको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 आया था, पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य, इसका राइट आंसर हो विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है। क्वेश्चन नंबर 17 आया था हमारा, गुणज वैकल्य से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी को अदृश्य आधारित कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध करवाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 18 क्वेश्चन आया था हमारा, एक दृष्टिबाधिता वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी? कौन सी, जो दृष्टिबाधित छात्र है उसके लिए कौन सी लाभदायक नहीं होगी? छोटे अक्षरों वाली पुस्तक, वो वैसे देख नहीं पाता उसको, और छोटे अक्षरों वाली पुस्तक ला दो। क्वेश्चन नंबर 19 आया था हमारा, असर्शन और रीजन वाला, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करानी चाहिए। सही बात है। प्रस्तुतिकरण के लिए विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं, ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं, और आर सही व्याख्या करता है ए की। क्वेश्चन नंबर 20 आया था, बहुत सारे पटाखे चल रहे हैं। 20 आया था क्वेश्चन, एक सृजनात्मक बालक के निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे? इसका राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 20 का अपसारी चिंतन, जो क्रिएटिविटी चिल्ड्रन होगा। अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन तो नहीं होगा, अपसारी होगा। अमूर्त चिंतन की योग्यता, नवीन आमुख की योग्यता। चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 आया, ये भी रीज़न वाला है, कथन रीज़न। कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। राइट है। कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल के द्वारा सही और पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये भी सही है, क्योंकि हम बच्चे की सफलता और असफलता है ना, उसको हम केवल पेपर पेंसिल पे ही असेस नहीं कर सकते, उसके होलिस्टिक पूरे उसमें जाके करना पड़ता है असेसमेंट बच्चे का। क्वेश्चन नंबर 22 आया था हमारा, किसी संप्रत्य को पढ़ने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। इस क्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है? किस अधिगम का इस्तेमाल करें? मतलब पहले विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है, उसके बाद उदाहरणों की एकत्रित जानकारी दे पर नियम बताती है, मतलब उदाहरण से नियम की ओर जा रहे हैं, उदाहरण से नियम की तरफ। नियम, इसका राइट आंसर क्या होगा? आगमनात्मक
और जो नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं तो वो क्या होता है, निम्नात्मक। क्वेश्चन नंबर 23 आया था हमारा, कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा आपका मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता। क्वेश्चन नंबर 24 आया था हमारा, वह विकल्प चुनिए जो उन सभी संदर्भों का चुनाव करता है जिसमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। खेल कूद, घर, कक्षा। इसका राइट आंसर क्या होगा, तीनों में ही होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25 आया था हमारा, निम्न में से कौन सी तकनीक छात्रों की समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, हर समस्या के लिए एक जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना। जो भी प्रॉब्लम बताओ उसके सारे एक ही सॉल्यूशन बताओ, तो ये अधिगम समस्या समाधान का उनमें स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी बच्चों में। उनको समस्या समाधान की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसके अलग अलग तरीके सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 आया था हमारा, निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है, मतलब क्रिएटिव क्लासरूम का कौन सा लक्षण है। इसका अधिगम प्रक्रिया में अधिगम करता निष्क्रिय तो नहीं, पार्ट इसका भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है। जो उनकी प्रीवियस नॉलेज है उसका उपयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आया था हमारा, निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम के लिए अवरोधक है। इसका राइट आंसर होगा अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटि करना एक लज्जाजनक कार्य है। क्वेश्चन नंबर 28 आया था हमारा, निम्न में से कौन सा वाय अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा आपका नगद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है। क्वेश्चन नंबर 29 आया था हमारा, कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यह निम्न में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, संज्ञान और संवेग, जो उनका कॉग्निटिव स्किल्स है और इमोशनल, वो प्रभावित हुई हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 30 आया था, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः डैश हो। कैसा हो, मुख्यतः स्वनिर्देशित हो, सेल्फ डायरेक्टेड हो अधिगम, तब होगा सार्थक और प्रभावशाली। ये होगा आज के हमारे 30 क्वेश्चन। आज हम आपके लेके आए 3 जनवरी को हुए EVS के फुल 30 क्वेश्चन। तो डिस्कस करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को विज़िट कीजिए। हमारे चैनल पर बहुत सारी शिफ्टों CTET की बहुत सारी शिफ्टों के सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिए गए हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 आया था, फर्स्ट क्वेश्चन था, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा EVS का, निम्न में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसका पूरी ज़िंदगी बढ़ता रहता है। कौन से जानवर का दांत बढ़ता रहता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, गिलहरी। गिलहरी के दांत, जो आगे के 2 दांत होते हैं, वो बढ़ते रहते हैं, पूरी ज़िंदगी बढ़ते रहते हैं। जब तो आपने देखा होगा गिलहरी ज़्यादा अपने दांतों को तोड़ती रहती हैं, टाइट टाइट चीज़ें खाती हैं। क्वेश्चन नंबर 62 आया था हमारा, नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं पहचानिए। केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है और नर मक्खी की कार्यकर्ता में कोई भूमिका नहीं होती। सभी मादा मक्खी अंडे देती हैं और कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसको छत्ते में लेकर आती है। इसका राइट आंसर होगा A, B और D। क्वेश्चन नंबर 63 आया था हमारा, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उनसे होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट लिया गया है, किससे लिया गया है, वन एक्ट के अधिकार 2007 से। क्वेश्चन नंबर
फोर्थ क्वेश्चन आया था हमारा झूम खेती है, झूम खेती कैसी है? इसका राइट आंसर होगा कि काट और दग्ध खेती। फिफ्थ क्वेश्चन आया था हमारा रेनॉल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार डैश शोध करने के लिए मिला। क्या शोध करने के लिए मिला? मलेरिया मच्छर से फैलता है, जो मलेरिया रोग होता है वो मच्छर से फैलता है। इसकी खोज किसने की थी? रोनाल्ड रोस ने, और उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1902 में। क्वेश्चन नंबर 6 आया था हमारा सिंकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा छाल। जो सिंकोना की छाल होती है उसे मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। अब मलेरिया से इस शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ गए। 67 क्वेश्चन आया था सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर को विषदंत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 आया था निम्न में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? इसका राइट आंसर होगा भारतीय सैल अजगर पायथन, ये जहरीला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 आया था हमारा वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में डैश उपयोग होता है। क्या किसका उपयोग होता है? केंचुए का। जो केंचुए होते हैं ना वो मिट्टी को पोली कर देते हैं जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। क्वेश्चन नंबर 70 आया था हमारा पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? पश्मीना किससे मिलती है? बकरियों से, क्योंकि पश्मीना की बकरी कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 71 आया था हमारा अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से फैलती है। इसका राइट आंसर होगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 72 आया था हमारा पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीकें जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है क्या कहलाती हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका 72 का ड्रिप सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 73 आया था हमारा निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका घटपर्णी का पौधा। क्वेश्चन नंबर 74 आया था हमारा वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना डैश कहलाता है, क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 74 का वर्षा के पानी का संचयन। क्वेश्चन नंबर 75 आया था निम्न में से कौन से रोग मच्छर से फैलते हैं? कौन कौन से रोग मच्छर से फैलते हैं? इसका राइट आंसर होगा A, C और D, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। क्वेश्चन नंबर 76 आया था हमारा विद्यार्थी केंद्रित कक्षा विद्यार्थी के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती हैं। निम्न में से कौन सी इस बात को प्रस्तावित करता है? इसका राइट आंसर होगा शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि अवलोकन करें, खोज करें और प्रश्न करें, प्रयोग करें तथा विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित करें। क्वेश्चन नंबर 77 आया था हमारा कक्षा 5 के अध्याय दीवार पर उस पार के में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं। निम्न में से कौन सा उसके प्रयास को सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे कि लड़के व लड़कियां एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना। क्वेश्चन नंबर 78 आया था हमारा निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में EVS की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जांच आधारित विधि। क्वेश्चन नंबर 79 आया था हमारा EVS के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है? इसका राइट आंसर होगा पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाना। क्वेश्चन नंबर 80 आया था हमारा एक EVS की कक्षा को खुशगवार होना चाहिए। निम्न में से इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना, एक्टिव क्लास होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 81 आया था हमारा बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है।
इसका राइट आंसर क्या होगा? यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 82 आया था हमारा, ईवीएस का आकलन संकेतक है। कैसा ईवीएस का आकलन है? आकलन का संकेतक है, क्या है? चर्चा करना। क्वेश्चन नंबर 83 आया था, कक्षा 3 के विषय मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा? इसका राइट आंसर होगा 83 का सेकंड ऑप्शन, उनसे उनके घर के स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना। क्वेश्चन नंबर 84 आया था, एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पशु का उपथीम पढ़ाना है। निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए उपयुक्त है? इसका राइट आंसर होगा आपका विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना। क्वेश्चन नंबर 85 आया था, डॉक्टर व्यूमॉन्ट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझने में सहायता करती हैं। नीचे लिखी वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका राइट आंसर होगा 85 का ऑप्शन नंबर 4। पहले 6 आएगी, फिर 6 3 5 4 1, 6 3 2 5 4 1। पहले 6 प्रेक्षण करना, फिर 3 प्रश्न पूछना 6 3। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 6 3 2 5 4 1। चलते क्वेश्चन नंबर 86 पे। क्वेश्चन नंबर 86 आया था, विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है? इसका राइट आंसर क्या होगा? पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना, जैव विविधता का अनुभव देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 87 आया था, आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है। उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करें। उसके शिक्षक को किस प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है? इसका राइट आंसर होगा उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 88 आया था हमारा, इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है? क्या भाग है पर्यावरण अध्ययन के? इसका राइट आंसर होगा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार। क्वेश्चन नंबर 89 आया था हमारा, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधा मानी जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए और बी। पारंपरिक नाटकीय विधाएं बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल हैं। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों अभिनय पसंद करते हैं। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था हमारा, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। किसमें सहायता करती है? पर्यावरण की जो पाठ्यपुस्तक होती है विद्यार्थियों में। इसका राइट आंसर होगा सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में। ये होगा हमारे ईवीएस के फुल 30 क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 3 जनवरी 2022 को हुए सीटेट के हिंदी के फुल 30 क्वेश्चन। आपके साथ जो डिस्कस किए जा रहे हैं लैंग्वेज फर्स्ट के हिंदी के क्वेश्चन है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ये पैसेज दिया था, आप इसे रीड करिए। ये पैसेज था हमारा। और इससे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया था, उपवास का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका धार्मिक अनुष्ठानों तथा स्वास्थ्य दोनों से है। जो पैसेज में दिया था ऊपर उसके आंसर हैं ये सारे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आया था हमारा, बदलते मौसम का प्रभाव किस पर पड़ता है? इसका राइट आंसर होगा आपका स्वास्थ्य पर। किस पर पड़ता है? स्वास्थ्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, शारीरिक और मानसिक शुद्धता से क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है शारीरिक और मानसिक शुद्धता से? रोगों से लड़ने की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 94 आया था हमारा, रोगों के लौटने की संभावना कब कम हो जाती है? इसका राइट आंसर होगा जब बिना भूख के भोजन ना किया जाए। बिना भूख के भोजन ना किया जाए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, उपवास के दौरान शरीर के पाचन संस्थान को पूर्ण विश्राम मिलता है। रेखांकित वाक्यांश से क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर होगा विश्राम। इसका राइट ऑप्शन नंबर 3। पाचन अंगों को पूरी तरह विराम मिल जाता है उपवास के दौरान।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, गलत खाद्य पदार्थ ही विजातीय द्रव्य यानी विष का काम करते हैं। यहाँ गलत खाद्य पदार्थ से क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर होगा जो पदार्थ शरीर को हानि पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, विजातीय का विलोम शब्द क्या है? विजातीय का विलोम शब्द क्या होगा? सजातीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा 98, दूषित में कौन सा प्रत्यय है? दूषित प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय पीछे वाले शब्द होते हैं। इसका राइट आंसर होगा इत। इत प्रत्यय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आया था हमारा 99, निम्न में से कौन सा विशेषण का उदाहरण है? विशेषण कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा आपका असली, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रिपीट क्वेश्चन होते हैं। ये आया था क्वेश्चन 100 से लेके 105 तक। ये वाला एक और पद्यांश दिया है। अब ये वो गद्यांश था, अब पद्यांश दिया है। इसे आप पढ़िए और फिर सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चनों को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इनका, फिर आप क्वेश्चनों को लगाइए, देखिए आंसर निकलते हैं कि नहीं आपसे। कविता में किस आदत की बात कही गई है? इसका राइट आंसर होगा आपका पते विषय पर पत्र लिखने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आदतों को बदलना कठिन क्यों है? इसका राइट आंसर होगा आपका आदतें व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, कवि के दोस्त कहाँ रहते हैं? कवि के दोस्त कहाँ रहते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका जम्मू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुरी तरह भीगा हुआ से क्या तात्पर्य है? चिट्ठी में विस्थापन का दर्द लिखा था। इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कविता में किसका स्वर प्रमुखता से सुना जा सकता है? किसका स्वर सुना जा सकता है प्रमुखता से? इसका राइट आंसर होगा आपका घर वापसी ना आने की पीड़ा। 106 से लेके ये हमारे पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। यहाँ से, बहुभाषिकता हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है और हमारे संज्ञानात्मक कौशलों में समृद्ध करती है। द्विभाषावाद का यह परिप्रेक्ष्य 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय के दौरान त्रिभाषा के प्रति विकसित दृष्टिकोणों से सर्वथा भिन्न है। शुरुआती दौर में दूसरी भाषा को किस रूप में जाना जाता था? इसका राइट आंसर होगा आपका हस्तक्षेप बाधा के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रांसलैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पारंपरिक सांस्कृतिक रूप से परिभाषित भाषाओं की सीमाओं को चुनौती देना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाषा शिक्षा में रचनात्मकता से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य रचना क्रिएटिविटी से, रचनात्मकता से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐसी कक्षाई गतिविधि जो नवाचारी और जिसमें बहुत कुछ करने की संभावना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरी कक्षा में सदफ नामक एक विद्यार्थी है। उसने कहीं से अच्छा और जैसे शब्द सुने और उनके बारे में जानना चाहती है। पाठ्यक्रम की पुस्तकों में इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा बोली जाने वाली भाषा के प्रामाणिक प्रयोग के उदाहरण ढूंढने चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 110, निम्न में से कौन सा व्याकरण के पाठ का चरण नहीं है? व्याकरण के पाठ का कौन सा चरण नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा एक पठन सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है जिसका विद्यार्थी अभ्यास कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, निम्न में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ध्वनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोम चॉम्स्की के इस वाक्य पर ध्यान दीजिए, रंग रहित हरे विचार शांतिपूर्वक सोते हैं। यह किस तरह के वाक्य का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा व्याकरण दृष्टि से सही बनावट है पर अर्थ की दृष्टि से सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। परिणामतः, इसलिए, इससे आगे और हालांकि किसके उदाहरण हैं?
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका योजक उपकरण है ये, योजक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कक्षा में अध्यापक की भाषा के सही उदाहरण की पहचान कीजिए। भाषा के अध्यापक की क्या सही पहचान होगी? कृपया समूह में बैठिए और यह जो चित्र आपको दिया गया है इस पर एक अनुच्छेद लिखिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 114 पे तो हो गया। वास्तविक शब्द संबंधित है कि इस प्रकार से कोई परीक्षण, इसका राइट आंसर होगा आपका कक्षा की शिक्षण सामग्री को प्रभावित करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विविध संदर्भों में स्वाभाविक विमर्श में शामिल किया हुआ संग्रह क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका पाठ्य सामग्रियों का बड़ा सा संग्रह और आंकड़ों का आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। स्टीफन क्रेशन के अनुसार यदि एक शिक्षार्थी आई की अवस्था में है तब I+1 के स्तर के किस प्रकार के निवेश से अर्जन संभव है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अबोधगम्य निवेश। चलते क्वेश्चन नंबर 118 पे। भाषा अर्जन के बारे में क्या सही है? इसका राइट आंसर होगा स्वाभाविक और अवचेतन में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में अंग्रेजी की भाषा के संदर्भ में क्या सही है? इसका राइट आंसर होगा आपका यह भारत संघ की सहकार्यालयी भाषा है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। माध्यमिक स्तर पर भाषा अधिगम्य में बोधगम्य निवेश क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा सा ऊंचे स्तर के प्रमाणिक पाठ्य सामग्री। तो ये हो गए आज के हमारे 30 क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी के। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को विजिट कीजिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।